मैं डॉक्टर फ़हीमा, प्रोफेसर मरवारी कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। हमारी प्यारी बच्चियों आदाबस, आज मैं आप लोगों को बजूका का तनक़ीदी जायज़ा बताऊंगी। ठीक है, इसके अंदर तनक़ीद में मुसन्निफ़ ने किस किस तरह बातें बताई हैं। ठीक है, और इस तनक़ीदी जायज़े को आप लोग भी बहुत सुने। तो बताते हैं, क़दामत और जदीदियत के संगम पर खड़ा हुआ ये बजूका गोया इक़बाल को ज़ुबान में ऐलान कर रहा हो कि आईने नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये बात अफराद ही पर नहीं बल्कि फ़र्द वाहिद पर भी सादिक़ आती है। सुरेंद्र प्रकाश ने बजूका जैसा अफसाना लिख कर ये साबित कर दिया है कि उन्हें ना तो रवायती अंदाज से परहेज़ है और ना इन पर जदीदियत का भूत बुरी तरह सवार है। हकीकत तो यह है कि जदीद अफसाना जब जदीदियत के दलदल की अफरात और तफरीत से बाहर आया तो इसकी सही और वाज़ह शक्ल हमें सुरेंद्र प्रकाश के बजूका में नज़र आई। बजूका न सिर्फ सुरेंद्र प्रकाश की अफसाना निगारी में एक खूबसूरत मोड़ की हैसियत रखता है, बल्कि हम असर अफसाना निगारी में इसकी हैसियत संग मील की सी। समझ गई? इसमें प्रेमचंद का रवायती अंदाज भी है और अलामतों का खूबसूरत इस्तेमाल भी है, या यूँ कहिए कि प्रेमचंद ने जहाँ कहानी को लाकर छोड़ा था, सुरेंद्र प्रकाश ने उसे आगे की मंजिल तक पहुँचाया है। इसमें ना तो बेनाम चेहरे हैं, हाँ एक ढांचे को तजसीम करके हैरत ज़दा माहौल ज़रूर पैदा किया गया है। होरी के किरदार की शमूलियत से अफसाने का कैनवस खासा वसी हो गया। इसमें एक तरफ बरतानवी साम्राज्यत की चक्कर में पिसते किसान नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ आज़ाद हिंदुस्तान में इस्तेसाल का शिकार किसान भी दिखाई देते हैं। माफ़ुकुल फितरत अनासिर की मौजूदगी के बावजूद अफसाना हकीकी दुनियावी ही की अक्कासी करता नज़र आता है। माने दुनिया में जितने जो चीज़ हो रहे हैं वही इसमें नज़र आता है। गौदान को अफसाना निगार ने पस मंज़र के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये पस मंज़र अफसाने में मौजूद होते हुए भी बैक नज़र दिखाई नहीं देता कि इसकी यही वजह है कि अफसाना निगार ने इसका बयान बहुत लतीफ़ अंदाज में कहा है। कुछ नाक़दीन का ये भी ख्याल है कि बग़ैर होरी का सहारा लिए भी ये अफसाना पुरअसर हो सकता था, मगर हमारी नाक़िस राय में गौदान के इस किरदार की शमूलियत ने अफसाना की मौनियत में खातिरख़्वाह इजाफ़ा ही किया है। इस अफसाने में अफसाना निगार का गैर जानिबदाराना रवैया और हर वाक़े का गैर जज्बाती अंदाज में बयान इसकी वुसअत में इजाफ़ा का सबब बना है। अफसाना निगार का मकसद यह है कि किसानों की खस्ता हाली को पेश किया जाए। वो किसान जो कल भी कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ था और आज भी इसका तरह तरह से इस्तेसाल हो रहा है। ये होरी आज भी किसी न किसी शक्ल में हमारी देही माशरत में मौजूद है। सुरेंद्र प्रकाश ने भी प्रेमचंद की तरह यही माहौल की खूबसूरत अक्कासी की है, जिसमें सादगी और कहीं कहीं तंज़ आमेजिश नज़र आती है। अफसाना में फ़िक्र में डूबे हुए जुमले दामन दिल खींच लेते हैं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है, तो इसका पुलिस से मुकाबला होना कुदरती हो जाता है। माने वो चारों तरफ दौड़ता है, देखता है अपने हालात से उलझता है, कहीं न कहीं वो मार पीट करता है, गुस्से में आके कहीं उलझ जाता है। आज भी देख रही हैं किसान का हाल क्या हो रहा है, देख रही हैं ना। तो इस तरह से कहीं वो रोड जाम करेगा, कहीं स्ट्राइक कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा मसला पैसे के ज़रिए आता है। तो इस चीज़ को समझिए। तो कहने का मकसद आज भी किसी न किसी शक्ल में होरी नज़र आ रहा है। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द को फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है, तो उसका एहसास ज़बरदस्त होता है।
جھوٹ ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر بھگوان نے جھوٹ جیسی نعمت نہ دی ہوتی تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے، اس کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہ رہ جاتا۔ ہم پہلے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسے سچ ثابت کرنے کی کوشش میں دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ افسانہ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ افسانہ نگار قاری پر کوئی فیصلہ نہیں تھوپتا، ہاں اسے سوچنے کے لیے ایک سمت کی طرف اشارہ ضرور کر دیتا ہے۔ افسانے کے اختتام میں ہوری کی وصیت افسانے کے مجموعی تاثر میں بے پناہ اضافہ کر دیتی ہے، جب وہ کہتا ہے کہ مجھے بجوکا کی جگہ مرنے کے بعد لگا دینا اور مجھے وہاں سے ہٹانا نہیں، وہیں رہنے دینا تاکہ جب لوگ دیکھیں تو انہیں یاد آئے کہ بجوکا نہیں بنانا، کہ بجوکا بے جان نہیں ہوتا۔ آپ سے آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے درانتی تھما دیتا ہے اور اس کا فصل کی 1/4 پر حق ہو جاتا ہے۔ اس وصیت میں کہی گئی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ افراد ہوں یا قومیں، انہیں اپنی املاک اور پیداوار وغیرہ کی حفاظت خود ہی کرنی چاہیے۔ یہ کام اگر دوسروں پر چھوڑ دیں گے تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس پر قابض ہو جائیں، بھلے ہی وہ بجوکا کی طرح بے جان ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ دبے کچلے افراد بھی بجوکا کی طرح قوت حاصل کر کے اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ وقت کس طور پر پیدا ہوگی، اس سوال کا پورا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ ہاں، جواب کی ایک جھلک افسانے میں ہے کہ محنت کا پھل اگر ہوری کو ملتا ہے تو بجوکا بھی اپنی محنت کا پھل پانے کا حقدار ہے۔ یہ بحیثیت مجموعی طور پر سریندر پرکاش کا یہ افسانہ بجوکا اردو افسانہ نگاری میں ایک قابل قدر اضافہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سمجھ گئیں؟ جو نوآور افسانہ نگاروں کے لیے مثل راہ ثابت ہوگا اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا۔ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو بجوکا افسانہ کا تنقیدی جائزہ پیش کیا اور اسے آپ لوگ کو سمجھایا۔ آپ ویڈیو کو بار بار سنیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی اور اپنے تعلیمی سفر میں کافی گامزن رہیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔